हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है काइनेमैटिक्स। कोई कोई बुक जो है ना इसको मोशन भी बोल देता है, इस टॉपिक को काइनेमैटिक्स। देखिए काइनेमैटिक्स जो है ना सही मायने में एक बड़ा टॉपिक है, टाइम टेकिंग टॉपिक है। लेकिन जो अभी न्यू एडिशन का बुक जो भी आ रहा है उसमें क्या किया जाता है कि केवल स्ट्रेट लाइन मोशन को ही काइनेमैटिक्स बोला जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, ये सब को काइनेमैटिक्स में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये सही बात नहीं है। सही बात तो ये है कि काइनेमैटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन टू डायमेंशन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, ये सब मोशन को कंबाइंड वे में काइनेमैटिक्स बोला जाता है। तो ठीक है, पहले तो ये जाने काइनेमैटिक्स है क्या, काइनेमैटिक्स को डिफाइंड कैसे करेंगे। तो देखें, इसको डिफाइंड ऐसे करेंगे कि फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग पार्टिकल के मोशन को पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ते हैं, लेकिन उसका मोशन क्यों है, उसके कॉज को, उसके कारण का हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। जैसे अगर कोई कहे एक ट्रेन ईस्ट में जा रही है 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो वो ईस्ट में जा रही है, तो क्यों ईस्ट में ही जा रही है, ये रीजन का हम लोग डिस्कस, यानी इसमें हम लोग फोर्स वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग सिंपली बात करेंगे कि हाँ कोई पार्टिकल चल रहा है तो चल रहा है, अब कारण क्या है उसके बारे में हमको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप बोल सकते हैं इसके डिफिनीशन में, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the motion of particles या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक ना, विदाउट एनालाइजिंग द कॉज, ठीक ना। जब हम लोग कॉज का, रीजन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, यानी जहाँ फोर्स वगैरह का बात नहीं करते हैं, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स जब एंड होगा ना तब हम लोग फोर्सेज के बारे में आएंगे, तो उसको काइनेटिक्स बोला जाता है, ठीक ना। मोशन को दो पार्ट में बांट लेते हैं, काइनेमैटिक्स, दूसरा काइनेटिक्स। तो काइनेमैटिक्स एंड होगा तो काइनेटिक्स शुरू होगा, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन वगैरह, सर्कुलर मोशन, फिर आगे आपका तो रोटेशनल मोशन, बहुत कुछ है, वो आगे आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। यहाँ तक तो समझे। अब ये जाने कि काइनेमैटिक्स में हमको पढ़ना क्या क्या है, इसका कंटेंट क्या क्या है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, या यूं कहें स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड जो हम लोगों को पढ़ना है वो है मोशन इन टू डायमेंशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरा जो है वो है रिलेटिव मोशन, ठीक ना। रिलेटिव मोशन में ही हम लोग रेन से रिलेटेड, क्रॉसिंग द रिवर
वो सब से रिलेटेड हम लोग काम करेंगे, ठीक ना। इसी में क्रॉसिंग द रिवर को भी पढ़ेंगे, या रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह को पढ़ेंगे। तो देखिए बहुत से बुक में जो है ना रिवर वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम, रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम वो वेक्टर टॉपिक में ही दे देता है। जैसे अगर आप प्रदीप वगैरह ये सब बुक पढ़ेंगे, या बहुत से इंस्टीट्यूट भी जो है ना जब वेक्टर स्टडी कराते हैं ना उसी में कुछ न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन वगैरह भी दे देते हैं। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, क्योंकि वो उतना बेहतर समझ में आता नहीं, और सबका एक जगह बना हुआ है, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में लगेगा सब चीज़ एकदम सिंपल है, इतना सिंपल है। देखो इसी चीज़ को मैं चाहूँ ना पूरा हार्ड बना सकता हूँ, वो मेरे मर्जी पर है। हार्ड बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, बस उसका सीक्वेंस उल्टा पुल्टा कर देना है। अब तुम लोगों को ऐसे ही केवल नॉलेज के लिए बता रहे हैं। हम लोगों को याद है कि जैसे क्लास में हम लोग जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में एंट्री लिए बैठे हुए थे, और फर्स्ट टाइम जब एक टीचर आए तो उनका उन टीचर को पढ़ाने का उद्देश्य कम था। उनका उद्देश्य ये था कि मैं बहुत ही नॉलेजेबल टीचर हूँ, और थोड़ा एक्सपोजर होता है लोगों में ना अपने बातों को थोड़ा रखने का, ऐसा तरीका अपना कि सामने वाला व्यक्ति जो है एकदम देखते ही रह जाए। तो मुझे याद है कि हम जब क्लास में बैठे हुए थे, मेरे पहले तो टीचर आए, स्टेज पे 5 राउंड मारे, और नए नए जस्ट 10th पास करके उस समय कॉलेज में चला जाता था आदमी, और गैलरी बना हुआ था, एकदम ढेर सारे बच्चे बैठे हुए थे। टीचर आते ही बोल रहे हैं नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड टाइटेशन। व्हाट इज टाइटेशन? नेक्स्ट बॉय स्टैंड अप। अब बच्चा को तो अभी संभला भी नहीं था, उस पर क्वेश्चन दाग दिया गया, और जैसे ही बच्चा जो है बोला कि नो सर आई डोंट नो, फिर बोले सिट डाउन। Titration is such chemical process by which we determine the strength of solution with the help of a standard solution. What is a standard solution? Next boy. अब बतलाओ तो क्या पहला लाइन समझ में आया कुछ कि क्या हो गया? तो एक्चुअली में देखो क्या किया जाता है कि एक भाषा का दूरी ऐसा बना लिया जाता है लैंग्वेज का कि जब मैं बोलूं तो उसको तुम समझो ही जल्दी मत, और जब जल्दी नहीं समझोगे तो तुम क्रॉस क्वेश्चन कहाँ से पूछोगे, और तुमको लगेगा कि बाप रे कितना इंटेलिजेंट आदमी है, एकदम धड़ाधड़ बोलते जाता है, एकदम आगे बढ़ते जाता है। बिल्कुल नहीं, वो एकदम रॉन्ग प्रोसेस है पढ़ाने का। उससे क्या होता है कि बच्चों में पढ़ाई से जो है ना वो एक तरह से दूरी बनने लगता है उनके मन में कि भाई छोड़ो, अब इतना ही कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि कोई टीचर क्या बोलना चाह रहा क्या, और केवल एक लाइन का डिफिनीशन बोल देने से बात थोड़े ना समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट टॉपिक जो है मोशन इन वन डायमेंशन, और आज के डेट में जितना भी बुक आता है ना जो न्यू एडिशन का बुक है वो ये मोशन इन वन डायमेंशन को ही बोल देता है काइनेमैटिक्स, जबकि जानेंगे काइनेमैटिक्स इन तीनों को कंबाइंड वे में बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो अब मिटाते हैं इसको लिख लेंगे, और अब जो है ना हम लोग आते हैं मोशन इन वन डायमेंशन पे। ठीक है, जो भी बच्चे लेट से जुड़े हैं पहले वाले क्लास को आपको लेक्चर उपलब्ध करा दिया जाएगा, और कराया हुआ है भी। फिर भी अगर कुछ बात समझने में दिक्कत हो तो आप जो हैं वो फ़ोन से संपर्क करेंगे, किसी भी तरह का दिक्कत हो बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। देखो यहाँ डायमेंशन का मतलब यूनिट डायमेंशन नहीं, मतलब एक तरह से डायरेक्शन जैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ना। ठीक, समझेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस।
ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो आइए डिस्प्लेसमेंट क्या, सपोज कीजिए एक पार्टिकल ए से बी पर जा रहा और वो इस पाथ को फॉलो किया, ये सी पॉइंट को होते हुए यहां तक गया, तो जाहिर है ए से बी तक जाने के लिए इनफाइनाइट मेथड है, कोई चाहे इस रास्ते से जाए, कोई इस रास्ते से जाए, सबसे छोटा रास्ता कौन होगा? तो जाहिर है सबसे छोटा रास्ता होगा कि आप ए से बी तक डायरेक्ट चले, नहीं ऐसे चलेगा, यही सबसे छोटा रास्ता। इससे भी छोटा कोई पाथ हो सकता है क्या? नहीं। तो याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो शॉर्टेस्ट पाथ को कहा जाता है, स्मॉलेस्ट पाथ को, ठीक ना, द स्मॉलेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जैसे पॉइंट ए जो हुआ ना, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हो गया फाइनल पॉइंट। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final point। ठीक। अब आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन किधर होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर, ऐसे एरो देते बोलेंगे क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, एंड इट इज डायरेक्टेड, इसका डायरेक्शन किधर होगा जी? इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक। अब देखिए, ए बी को तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, पार्टिकल इस रास्ते से गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी। कोई कहे पार्टिकल इस रास्ते से गया है, बोलेंगे भाई देखो कोई रास्ता से जाए, डिस्प्लेसमेंट तो ए बी ही होगा, है ना। तो इस ए बी को हम लोग बोल दिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या केवल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कोई ये कहे ना कि डिस्टेंस को डिफाइन करो, तो डिस्टेंस का डिफिनीशन क्या है? तो आप जिस पाथ को फॉलो करके जा रहे हैं, देखो ये पाथ को फॉलो करके जा रहे हैं, तो ये पूरे पाथ को मेजर करना है, ठीक ना। यानी पाथ अगर बदल देंगे तो डिस्टेंस बदल जाएगा, अगर इस रास्ते से जाएं तो ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। यानी कि द टोटल पाथ कवर्ड या मेजरमेंट ऑफ टोटल पाथ कवर्ड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस, डिफाइंड एज डिस्टेंस। इट डिपेंड्स ऑन पाथ, अलग अलग पाथ होगा तो इसका वैल्यू अलग अलग होगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं, आपको ए से बी जाना है, डिस्टेंस के लिए कोई वो केवल मैग्नीट्यूड है, जिस पाथ को आप फॉलो किए कितना उसका मैग्नीट्यूड हुआ डिस्टेंस का, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक ना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है
वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें स्टार्ट कहाँ से किए और लास्ट कहाँ से किए, इससे मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो थोड़ा ये बतलाइए, एक पार्टिकल ए से बी पर गया इस रास्ते से, तो ये बतलाए डिस्टेंस बड़ा हुआ कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ? तो जाहिर है इस फिगर में तो डिस्टेंस बड़ा हो गया डिस्प्लेसमेंट से। क्या ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है कि ए से बी जाए और डिस्प्लेसमेंट से भी छोटा रास्ता हो? तो बोलेंगे नहीं, ये हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट या इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो बोलेंगे इक्वल कब होगा? तो अगर मान लीजिए आप स्ट्रेट लाइन में सीधे जा रहे हैं, ए से बी पर सीधे गए, तो कौन बड़ा है, डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट? तब डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों सेम हो जाएगा, है ना। आप स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए आगे की ओर चले जा रहे हैं, लौट के आ नहीं रहे हो अगर, तो जाहिर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ देना कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो देखो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, अक्सर, है ना, हमेशा बोलना ठीक नहीं है, अक्सर बड़ा होता है। तो जाहिर है नीचे वाला टर्म छोटा, ऊपर वाला बड़ा, तो ग्रेटर देन 1 हुआ और इक्वल हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख दिए। यही उल्टा हो जाता डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, तब क्या बोल देते? अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ देता कि बतलाओ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग बोलते लेस देन इक्वल टू 1। अब आप लोग ये बताइए कि यहाँ तक जो बात समझा है उसमें कोई दिक्कत है? चलिए थोड़ा वीडियो रुक गया था, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तो मैं इस तरह से बोर्ड पर लिख रहा हूँ कि आप चाहेंगे तो डेफिनेशन भी लिख लेंगे, ऐसे मैं नोट्स भी अटैच करवा दूंगा असाइनमेंट में, जिससे आपका काम आसानी से हो सके, ठीक ना। चलिए वैसे देखिए हमेशा जो है ना नोट्स जो खुद से बनाया गया होता है उससे बेहतर नोट्स कोई दूसरा दे नहीं सकता, इसलिए खुद से जरूर बनाएंगे, ठीक ना। और जितना संभव हो सके आप लोग जो हैं अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। कभी कभी क्या होता है कि कठिन समय में जब अकेलापन मिलता है तो वही अकेलापन जो है बहुत काम कर जाता है। जैसे पिछले लगभग 25 ईयर्स से मैं कभी भी रेस्ट में आया ही नहीं था। मेरा पर डे जो है मिनिमम 10 आवर्स क्लासरूम का पीरियड होता था और लगातार मैं वर्क करते रहता था और बहुत सारे मेरे एक्सटर्नल वर्क भी थे। लेकिन जो अचानक ये पैंडेमिक सिचुएशन आया तो इसमें कुछ दिन टाइम मिला खुद को ऑब्जर्व करने का, है ना, खुद के बारे में सोचने का। तो उसमें मैंने बहुत सारे पोएम्स लिखे। कुछ पोएम्स लोगों को इतने पसंद आए कि कुछ मैगजीन अखबार ये सब भी जो है अपने यहाँ छापने लगे, बल्कि मुझे तो एक ऑफ़र भी आ गया है मैगजीन से कि आप लगातार मेरे लिए कॉलम को लिखें। तो आप ही सोचिए अगर वो टाइम मिला नहीं होता और उस टाइम को मैं यूटिलाइज नहीं किया होता तो मेरे अंदर में अगर कोई एक और प्रतिभा है तो उसको समझ कोई नहीं पाता। इसलिए जब बुरे समय आते हैं तो उसमें भी हो सके शायद कुछ सोच करके हम कुछ बेहतर चीज़ों को निकाल सके, बेहतर चीज़ कर सके। इसलिए टाइम है सेल्फ स्टडी का, है ना। टीचर हमारे सामने नहीं है और मुझे वर्चुअली क्लास करना पड़ता है, तो थोड़ा बुक पढ़ के देखें और मैं जिस टॉपिक को पढ़ा दूंगा आपको ना और उसका बुक आप खुद से पढ़ेंगे
फिर सवाल ही नहीं उठता है कि आपको कोई दिक्कत होने वाला। आइए आगे बढ़ें। अब जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक बोलते हैं डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा बोलते हैं फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा हो गया फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिफरेंशियल वर्ड का मतलब होता है वेरी स्मॉल। तो आइए, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आखिर ये पढ़ते क्यों है इसको समझें। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। जैसे कोई पार्टिकल किसी कर्व पाथ को फॉलो कर रहा, ठीक ना। आप किसी समय इस P पॉइंट पर और फिर ये स्मॉल टाइम के बाद आप पहुंच गए इस P डैश पॉइंट पर, ठीक ना। यहां से यहां चलेगा। सोचो, है तो ये कर्व पाथ, लेकिन एक मिनट के लिए सोचो, अगर हम इसको मिटा दें तो क्या अब देखने में एक कर्व लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन हो गया। मतलब कि जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वो कर्व पाथ पे भी अगर होता है तो उसको कैसा लिया जाता है? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के इतना नजदीक होता है कि मिलाने पर वो कैसा दिखता है? स्ट्रेट लाइन की तरह। तो इसको हम लोग डिफाइन ऐसे कर लेते हैं, बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग very small time interval, a small time interval, इसी को डिफरेंशियल टाइम बोला जाता है। कैलकुलस के लैंग्वेज में जैसे हम लोग टाइम को ऐसे dt लिख दिए, dt मतलब वेरी स्मॉल टाइम हो गया। तो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है इज कॉल्ड डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। इसको डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब जो है, आइए डायग्राम से इसको डायरेक्शन वगैरह के बारे में सीखते हैं। जैसे ये पॉइंट P है, मान लो t टाइम पे पार्टिकल जो है P पॉइंट पर है और वेरी स्मॉल टाइम के बाद ये P डैश पे पहुंच गया। मान लो dt टाइम के बाद t प्लस dt टाइम, मैंने t टाइम पर यहाँ था, t प्लस dt पर पहुँच गया वो p डैश पर। थोड़ा ऊपर ही लिखते तो अच्छा रहता। ठीक है, यहाँ p है, यहाँ p डैश है। फर्क यह है, यहाँ t टाइम पर है, यहाँ t प्लस dt टाइम में, यानी यहाँ से यहाँ जाने में वेरी स्मॉल टाइम लगा। तो ठीक है, अभी तो हम लोग पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट का क्या डिफिनीशन होता है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज है कि ये स्ट्रेट लाइन के तरह है ही कर्व पर होने के बावजूद भी। तो सोचो, अगर इसी लाइन को हम आगे की ओर बढ़ा दें तो ये टेंजेंट जैसा काम करेगा कि नहीं? हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये टेंजेंट जैसा काम करेगा ना। यानी बोलेंगे कि P से P डैश का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को मिलाए तो ये जो कर्व लाइन ही है वो स्ट्रेट लाइन के तरह दिखने लगा।
और उसी लाइन को अगर आगे बढ़ा दिए तो वो टेंजेंट के जैसा बिहेव करने लगा, तो इस पीपी डैश को ही बोलेंगे डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। और कोई पूछे कि बतलाओ इस डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे इसका डायरेक्शन होता है अलोंग द टेंजेंट। देख लो यही एरो दे दिए यहाँ पे, रूल तो यही ना है इनिशियल से फाइनल, इसी को आगे बढ़ा दोगे तो टेंजेंट जैसा बिहेव कर रहा, यानी बोलेंगे इट इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। यानी पार्टिकल जब भी कर्व पाथ को फॉलो करे और किसी भी पॉइंट पर अगर बात हो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का, तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर लेंगे, अलोंग दी टेंजेंट, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ चलिए बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक बार और बतला दीजिए। चलिए एक बार और आपको बतला दे रहे हैं। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब समझो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और वेरी स्मॉल लिखने का क्या मतलब होता है, अगर मान लो एस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो आगे डी लगा देना, तो ये होता है वेरी स्मॉल। मतलब आगे डी लगा देने से, कैलकुलस वाला पार्ट में बतलाए थे ना, डी एक्स लगा दिए तो वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। तो वैसे ही कुछ लोग डी आर से दिक्कत में, डी आर ना, इसका नाम डी आर ना रख के डी एस ही रख दो, क्या फर्क पड़, पी से पी डैश, इसका नाम डी एस रख दो, डी आर रख दो, इससे कोई फर्क पड़ने को नहीं है। मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के इतना नजदीक है कि अगर हम इस कर्व लाइन को मिटा दें तो ये कैसा दिखने लगेगा, स्ट्रेट लाइन के जैसा। तो ये इस पूछा जाए कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो इसी लाइन को अगर आगे बढ़ाएं तो टेंजेंट जैसा ना दिखाई पड़ेगा, तो बोलते हैं इसका डायरेक्शन होता है अलोंग दी टेंजेंट। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट में बहुत दिमाग नहीं लगाना है, मतलब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है ना। और छोटा डिस्प्लेसमेंट अगर कर्व पाथ पे भी हो ना, तो ये जानना कि तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं। ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये कर्व है और P पर है पार्टिकल, अब पहुंच गया P डैश पर, तो सोचो P और P डैश का अगर बात हो तो ये पाथ जो है स्ट्रेट लाइन जैसा है ना, तो स्ट्रेट लाइन पर अगर बात होगा तो हम डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बोलें चाहे डिफरेंशियल डिस्टेंस बोलें, कोई फर्क पड़ने को नहीं है, ठीक ना। यानी कि वेरी स्मॉल टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कवर करे उसको डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट की ओर होता ही, इसके पहले पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे कि उसी लाइन को अगर आगे बढ़ा देंगे तो टेंजेंट जैसा बिहेव करने लगता है। इसीलिए डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम लोग किधर लेते हैं, अलोंग दी टेंजेंट। हाँ ठीक ना। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ज़्यादा हो तो स्मॉल टाइम में, तो स्मॉल टाइम का कोई मीनिंग होता है? स्मॉल टाइम किसको बोलते हैं? अगर मान लो लाइट का भी वेलोसिटी हो और टाइम ले ले 0.000000000 बोलते जाओ आधा घंटा, 0 के बाद 1 सेकंड बोलो, तो फिर वो भी वेरी स्मॉल हो जाएगा कि नहीं। यहाँ मेन वो मतलब रखना है कि दो पॉइंट एक दूसरे के इतना क्लोज होना चाहिए कि वो पाथ कैसा दिखे, स्ट्रेट लाइन के तरह, ठीक ना। तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है आगे हम लोग बात करते हैं फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट का। देखिए फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट में नया कुछ नहीं है। फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट तो आप ऑलरेडी पहले से जानते ही हैं। इसके पहले जो एग्जाम्पल लिए वो तो फाइनाइट ही डिस्प्लेसमेंट का था, यानी कि
देखो जैसे फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट का बात करना, कोई पार्टिकल ए पर है, गया बी पर, चाहे मान लो पी और पी डैश ही लिए, पी और पी डैश, अब ऐसे गया, अब बतलाओ, अब हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक जैसा है? नहीं। तो फाइनाइट जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, लेकिन डिफरेंशियल जब होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसा होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाता है। तो ठीक है, अब इसमें कोई कहे मान लो टी टाइम पर यहाँ है और टी प्लस डेल्टा टी टाइम, ठीक ना, डेल्टा टी टाइम एक फाइनाइट टाइम हुआ, डी टी हो गया वेरी स्मॉल टाइम। तो बोलेंगे क्या कि डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, बतलाओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो बोलेंगे इसको मिला दो, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। पी पी डैश जो है, या इसी को अगर एस नाम देना चाहते हो तो बोल दो एस, ये हो गया फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट, कोई पूछे फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो जाहिर है इनिशियल से फाइनल यही हो गया, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो इसमें तो कुछ सोचना है नहीं। डिफरेंशियल का मतलब समझ गए, यानी कि आप इसके डिफिनीशन में बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग अ फाइनाइट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। देखो मतलब टाइम से नहीं है, मतलब ये है कि दो पॉइंट एक दूसरे के इतना क्लोज हो कि मिलाने पर स्ट्रेट लाइन जैसा रहे, तो वो हो गया डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट कहो, डिफरेंशियल डिस्टेंस कहो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट डिस्टेंस में फर्क हो सकता है। जैसे पार्टिकल इस रास्ते से गया तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। तो उम्मीद है इसको अभी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको मिटाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी का। देखिए एक बात आप जानेंगे कि जो कुछ भी आप 9th में पढ़े थे मोशन इन वन डायमेंशन में, थियोरेटिकल कंटेंट अलग नहीं है, बस उसका डेप्थ हो जाएगा। अब ज़्यादा जो है ना, हम लोग डेप्थ में जा कर के उसको एनालाइज करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी का। देखिए वेलोसिटी क्या है, कैसे हम लोग मेजर करते हैं वेलोसिटी को। जैसे कोई ट्रेन जो है ना, मान लो ईस्ट में जा रही है, सपोज करो वो 1000 मीटर गई 20 सेकेंड में, तो उसका रफ्तार क्या है, वेलोसिटी क्या है? तो क्या बोलेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड, है ना, 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि टाइम से डिवाइड कर दो डिस्प्लेसमेंट में। इसी को फिजिक्स में बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या स्टैंडर्ड वे में बोल सकते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। द टाइम रेट, या केवल रेट भी बोलते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक।
थोड़ा समझिएगा, यानी कि वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये बतलाओ सबसे पहले कि वेलोसिटी वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, ठीक ना। वेलोसिटी वेक्टर है कि स्केलर है, तो बोलेंगे कि देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता, टाइम स्केलर होता। कोई भी वेक्टर में स्केलर से डिवाइड करोगे तो ये तो वेक्टर ही न रहेगा, यानी जाहिर है राइट हैंड साइड वेक्टर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। यानी कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई पूछे इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट की ओर। यानी बोलेंगे क्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is always directed from initial to final point, initial to final point, ठीक है। या कहोगे always directed along the direction of displacement, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, along the direction of displacement, है ना, डिस्प्लेसमेंट। चलो ये बात तो हम लोग सीखे कि भाई डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब थोड़ा समझना, देखो वेलोसिटी जो है ना उसको हम लोग दो तरह से डिफाइन करके पढ़ते हैं। एक हम लोग बोलते हैं, यहां से समझना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और दूसरा हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, अब इसको समझना होगा। अब थोड़ा सोचो तो एक मिनट के लिए, एक ट्रेन जो है ना पटना जंक्शन से खुली और दिल्ली की ओर जा रही है, और चलो दिल्ली पहुंच भी गई। तो सोचो कोई तुमसे पूछेगा कि बतलाओ ट्रेन का वेलोसिटी क्या है, तो एक मिनट के लिए तुम कहा कि एक काम करते हैं भाई, पटना से दिल्ली का डिस्प्लेसमेंट देख लो और टाइम से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी निकाल दो। चलो वेलोसिटी निकाल दिए, है ना। पटना से दिल्ली जाने में कितना ट्रेन को टाइम लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिवाइड कर दिए, बस वेलोसिटी तो निकल गया भाई। लेकिन ये कौन वेलोसिटी है, थोड़ा सोचो तो। कोई ये भी तो कह सकता है कि बतलाओ भाई ट्रेन मुगल जब पहुंची थी मान लो दानापुर में, तब इसका वेलोसिटी क्या होगा, है ना। ट्रेन बनारस में पहुंची, बतलाओ तब वेलोसिटी क्या होगा। ट्रेन गाजियाबाद में पहुंची, तब वेलोसिटी क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेन कहीं रुकी हुई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही रफ्तार से पहुंच गई होगी। ऐसा भी हो कि दानापुर में थोड़ा स्लो हो, है ना, बनारस में जाके रुक ही गई हो, है ना, आगे बढ़ा कहीं और फास्ट हो गया, कहीं स्लो हो गया। यानी ट्रेन का वेलोसिटी एक जैसा तो नहीं, कहीं कुछ रफ्तार अलग अलग है। तो अब ध्यान से सुनना, जब हम लोगों से कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे कि दानापुर स्टेशन से गुजरते समय ट्रेन का वेलोसिटी क्या थी, तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और कोई कहे कि पटना से दानापुर तक पहुंचने में वेलोसिटी क्या है, तो पटना से दानापुर का डिस्प्लेसमेंट देखो, टाइम से डिवाइड करो, और तब जो वेलोसिटी निकलता उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। थोड़ा ऐसे समझो, मान लो क्रिकेट मैच हो रहा है,
5वां ओवर में, 5th ओवर में सपोज करो कि रोहित शर्मा जो है 25 रन बनाया, मतलब 5th ओवर का रन रेट 25 का था, लेकिन पूरे 5 ओवर में सपोज करो 50 रन बना, तो तुमसे कोई पूछेगा कि करंट रन रेट क्या है, यानी जिस ओवर में बैटिंग हुआ उस ओवर का रन रेट क्या है, तो 25 है, और बतलाओ एवरेज क्या है, तो बोलेंगे 5 ओवर में 50 रन बना है तो एवरेज 10 का है, यानी 50 रन डिवाइडेड बाई 5 ओवर। नहीं, तो एवरेज अलग है और करंट रन रेट अलग है। तत्काल में क्या किस रफ्तार से ट्रेन अभी चल रही है, तो जब किसी पॉइंट का बात हो, किसी प्लेस का बात हो, किसी मोमेंट का बात हो, और उस समय जब वेलोसिटी का बात करें तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, और जब पूरे को मिला के एक साथ बोलते हैं तो उसको एवरेज बोलते हैं। चलिए, बात जो सीखा है वो आपको समझ में आ गया। वैसे हम इंस्टेंटेनियस एवरेज तो अभी हम बताने जा रहे हैं, वो सब तो डिफिनीशन लिखवाएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन जो एग्जाम्पल दिए उससे परफेक्टली बात को तो आप समझ गए कि हम क्या आगे करने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, पहले तो इसको मिटा दे रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। देखो, इंस्टेंट मतलब क्या होता है, कोई मोमेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम, है ना। जैसे तुम दौड़ते हुए जा रहे हो, तो हो सके कभी तुम तेजी से भी दौड़ रहे हो, कभी स्लो भी दौड़ रहे हो, तो किसी मोमेंट पर कोई पूछे ना, क्या चाहिए बतलाओ, तो जब तुम दौड़ते जा रहे थे तो स्टार्ट के 15वें सेकंड के बाद तुम्हारा रफ्तार क्या था, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। और कहेंगे पूरे मोशन के दौरान तुम्हारा वेलोसिटी क्या हुआ, तो वो एवरेज हो गया। तो चलो अब समझते हैं हम लोग, यहाँ एक आगे एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे समझो कोई पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है, सीधे आगे जा रहा है। मान लो यहाँ पर वेलोसिटी उसका 0 था, यहाँ पे रेस्ट में था, यहाँ मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर तुमसे कोई पूछे कि बतलाओ तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, तो तुम कहोगे कैसे बताएं, तो अलग अलग है। कोई कहेगा पॉइंट सी पर वेलोसिटी बतलाओ कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो बोलेंगे यही हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट सी। ठीक ना, ये सी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। लेकिन मान लो अगर वो ए से डी पर गया और सपोज करो कि वो 100 मीटर चला 5 सेकेंड, तो अब कोई पूछेगा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे 100/5 कर दो। ठीक ना, यानी एवरेज के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है, और इंस्टेंटेनियस जो होता है ना वो किसी मोमेंट पर देखा जाता है। अब ध्यान से देखना, मेजरमेंट कैसे करेंगे। जैसे हमसे कोई कहा कि बतलाओ पॉइंट सी पर, अगर कोई कार आगे की ओर जा रहा, पॉइंट सी पर वेलोसिटी कैसे मापेंगे, तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि जब कार सी पर पहुंचेगा ना, तो क्या करना कि वेरी स्मॉल टाइम में देख लेना कि वो कितना दूर गया। मान लो 1 मिनट के लिए 0.01 सेकेंड में तुम देख लिया कि ये कार 2 मीटर गया, सपोज करो, तो बोलेंगे 2 में डिवाइड कर दो 0.01 से। या अगर मान लो ये और भी छोटा, जितने छोटा वैल्यू लेंगे ना उतना ही जो है ज्यादा परफेक्ट आंसर होगा। सपोज करो 0.001 सेकेंड, वेरी स्मॉल टाइम में
कार हो, पार्टिकल हो, पार्टिकल कितना दूर गया। तो मान लो कोई बोला कि पार्टिकल तो भाई गया 0.02 मीटर, तो बोलेंगे 0.02 डिवाइडेड बाई 0.001। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ गया ये 20 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया पॉइंट सी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अभी जैसा कि आप सीखे हैं, अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है और किसी समय पार्टिकल इस पी पॉइंट पर है ना, कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है और किसी समय इस पी पॉइंट पर है, तो ये देखो वेरी स्मॉल टाइम में ये पार्टिकल कितना दूर गया। इसी को ना डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, मान लो वही 0.02 मीटर गया और टाइम इतना लगा। कोई पूछेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना, तो बोल दिए 20, और डायरेक्शन किधर, तो अलोंग द टेंजेंट। अगर कर्व पाथ है तो जैसे वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का यानी डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट लेते हैं, तो इसका भी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगा। मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग जब भी मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे मापते हैं, यानी डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट पर मापते हैं। ठीक ना, बोलेंगे क्या कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पे, और एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो बोलेंगे इट इज मेजर्ड ओवर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, इसका मेजरमेंट हम लोग वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे करते है ना। और आप वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को जानते हैं, क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। आप बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, तो अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट होता है अगर पार्टिकल कर्व पाथ को फॉलो करे। तो बोलेंगे क्या कि इट इज डायरेक्टेड along the tangent when particle follows curve path, है ना। कर्व पाथ को जब फॉलो करेगा तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाता है, along the tangent। तो चलिए ध्यान से देखें, मान लीजिए एक कर्व पाथ है, एक पार्टिकल जो है ना इस पी पॉइंट पर है, वेरी स्मॉल टाइम के बाद कहाँ पहुंच गया, पी डैश पर। तो पी से पी डैश को मिलाने वाले लाइन को ना हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो पी से पी डैश जो है उसको हम ds बोले हैं, तो ठीक है। और ये t टाइम पर यहाँ था और t प्लस dt टाइम पर, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा वो dt टाइम है, वेरी स्मॉल टाइम है। तो आपसे कोई पूछेगा कि बतलाओ p पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एट p क्या होगा, तो बोलेंगे कि p पर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देख लो। तो p पर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो यही हो गया pp डैश, जिसको ds बोले हैं। तो बोलेंगे इस ds में जो टाइम लगा उससे डिवाइड कर दो, तो ds बाई dt हो गया। कोई पूछेगा इस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो अलोंग द टेंजेंट होता है, तो बोलेंगे अलोंग द टेंजेंट।
यानी कि इसका डायरेक्शन इधर है। यही सोचो ये पार्टिकल यहाँ ना हो के यहाँ होता तो टेंजेंट इधर हो जाता, इधर हो जाता। यानी इससे हम लोग ये सीखे कि पार्टिकल जब कर्व पाथ को फॉलो करेगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, यानी टेंजेंट का जो डायरेक्शन है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। क्या इसमें दिक्कत है? चलिए सोच करके अब बतलाएं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की है? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल टाइम, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। जब भी कर्व पाथ को फॉलो करेगा तो अलोंग द टेंजेंट होगा इंस्टेंटेनियस। चलिए प्रिंसिप पूछ रही है स्ट्रेट लाइन में अगर जाए तो, अरे स्ट्रेट लाइन में तो जाए तो सीधे है ही। कोई कहे कि मैं पूरब की ओर जा रहा हूँ, बतलाओ वेलोसिटी किधर होगा, तो पूरब की ओर वहीं गया ना। स्ट्रेट लाइन में तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए प्रिंसिप बोली है कि स्ट्रेट लाइन में जाए तो देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाए, अब पार्टिकल पी पर है, कोई पूछे कुछ टाइम के बाद पहुंच गया पी डैश पे, इसी पी डैश को जो है हम लोग ds बोले, तो जाहिर है अगर पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो वेलोसिटी तो स्ट्रेट लाइन में होगा। याद रखना टेंजेंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं खिंचाता है, कर्व पे ना टेंजेंट होता है। स्ट्रेट लाइन तो अपने आप में ही एक डायरेक्शन है। तो सोचो ना कितना हंसने वाला बात हो जाएगा। ये कोई बोलेगा क्या कि भाई हम पूरब में जा रहे हैं, बतलाओ हम किधर जा रहे हैं? ऐसा कोई क्वेश्चन होगा क्या? तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो ऑलरेडी आपका डायरेक्शन डिफाइंड है, आप इधर जा रहे हैं तो वही डायरेक्शन हो गया। इसलिए अगर कोई पूछे पी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, ds/dt, है कि नहीं? चलिए, तो उम्मीद है आप में से सब लोग समझ गए हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन के लिए भी जो आप बात बोले उसको तो एक्सप्लेन कर दिए। ये हम लोग सीखे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये सोचिए हम लोग आज अभी तक में क्या सीखे, तो पहले ये सीखे कि काइनेमैटिक्स क्या है। तो क्या है भाई काइनेमैटिक्स? तो बोलेंगे कि ये जो है फिजिक्स के उस ब्रांच को बोलते हैं जिसमें हम लोग पार्टिकल के मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक ना। पार्टिकल के मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन उसके कॉज को, रीजन को एनालाइज नहीं करते। फिर हम लोग इसमें सीखे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और टोटल पाथ कवर्ड को डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पॉइंट की ओर होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर डिस्प्लेसमेंट को दो पार्ट में हम लोग बांटे, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कर्व पाथ पर भी दो पॉइंट इतना क्लोज लेना है कि मिलाने पर स्ट्रेट लाइन जैसा दिखे, इसलिए पार्टिकल कर्व पाथ को भी फॉलो करता है, तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट होता है। और फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट भाई तो वो तो इनिशियल से फाइनल को मिला। फिर हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़े कि भाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करना है, लेकिन वेलोसिटी दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। इंस्टेंटेनियस में क्या सीखे कि जब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर हम लोग वेलोसिटी को निकालते हैं, यानी वेरी स्मॉल, ठीक ना। जब हम लोग पूरे डिस्प्लेसमेंट पर काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो आइए एवरेज वेलोसिटी को भी हम लोग डिफाइन करें। एवरेज वेलोसिटी, थोड़ा सोच, तो बोलेंगे क्या? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय total time taken by the particle। ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम से डिवाइड करना। जैसे
अगर कोई पार्टिकल इस P पॉइंट पर है और कुछ देर के बाद ये P डैश पे पहुंचा, P से P डैश के डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डेल्टा S से दिखाएं, अब P से P डैश तक जाने में अगर डेल्टा t टाइम लगा तो कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी डेल्टा S बाई डेल्टा t, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिला दो। यही हो गया एवरेज वेलोसिटी का, ठीक ना। बोलेंगे क्या, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। देखो एवरेज के लिए हम लोग इस सिंबल को भी यूज में लाते हैं, ऐसे कर देंगे ना, इस तरह से ब्रैकेट जब दे देते हैं कॉर्नर टाइप का बना करके, तो इसको हम लोग एवरेज पढ़ते हैं, ठीक ना। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया डेल्टा S बाई डेल्टा t, और इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पॉइंट की ओर। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक निश्चित रूप से आप समझे होंगे। डेल्टा से कुछ घबराने की बात नहीं है। डेल्टा वर्ड का मतलब होता है ना कि एक फाइनाइट वैल्यू है, मान लो 5 सेकंड 10 सेकंड, उससे कोई लेना देना नहीं। चाहे S और T ही लिखे, S बाई T हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ अलग नहीं है, ठीक ना। तो P से P डैश पे गया, मान लो डिस्प्लेसमेंट S लगा, टाइम T लगा, तो S बाई T बोलते, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, सोच करके जवाब दीजिएगा कि एक पार्टिकल जो है कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है। देखिए फिगर बना दिए, एक पार्टिकल कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है। सोच करके जवाब देना, क्या ऐसा संभव है कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे? ये पॉसिबल है कि नहीं? वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे, एक जैसा रहे, ये बतलाओ पॉसिबल है कि नहीं? तो चलो, सब लोग लिख रहे हैं नो 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 नो। अच्छा ये भी बतला दीजिए। अब चलिए, ये बोल रहे हैं कि टर्निंग पे स्लो रहेगा, मतलब अपना गाड़ी चलाने का अनुभव बता रहे हैं। नहीं अरे क्या है, अपना एक्सीलेटर बनाए रहेगा तो कोई ज़रूरी है? हाँ ध्यान से सुने, जो आगे वर्ड यूज करेंगे स्पीड, ठीक ना। अभी स्पीड के बारे में नहीं बतलाएं, वेलोसिटी पढ़ाएं। वेलोसिटी और स्पीड दो अलग अलग टर्म। देखो जब कर्व पाथ पे चल रहे हो तो डायरेक्शन तो अलोंग दी टेंजेंट बदलते रहेगा ना, तो रफ्तार तुम्हारा अगर सेम भी रहे तो वेलोसिटी कभी सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी में केवल डायरेक्शन का बात नहीं, केवल मैग्नीट्यूड का बात नहीं हो सकता है यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, सब जगह 10 रहे, ये पॉसिबल है। लेकिन डायरेक्शन तो सेम रहेगा, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कर्व पाथ है, लॉन्ग दी टेंजेंट अलग अलग होगा कि नहीं। यानी याद रखना, कर्व पाथ पे कभी भी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन पाथ। अब थोड़ा ध्यान से देखना, एक बात तुमको बोल रहे हैं, ये पार्टिकल इस पॉइंट ए से चलना शुरू किया, किसी समय पहुंचा इस पॉइंट बी पर, तुमसे कोई कहा कि ये बतलाओ पार्टिकल जब इस पाथ को फॉलो करते हुए आगे भाग रहा है तो जब पॉइंट बी पर पहुंचेगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरह से दिखाओगे? तो बोलेंगे
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है अलोंग द टेंजेंट। देख लो जी, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। एवरेज, तो एवरेज का डायरेक्शन किधर होगा? बोलेंगे इनिशियल से फाइनल को मिला। देखो ये हो गया एवरेज का डायरेक्शन, ये हो गया इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन। अगर पॉइंट बी पर बात करें तो अगर तुमसे कोई कहे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पार्टिकल कर्व पाथ को फॉलो करे और किसी पॉइंट पर जिधर इंस्टेंटेनियस हो उधर ही एवरेज हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? चलो तुम ही लोग बतलाओ, पॉसिबल है कि नहीं? जिधर इंस्टेंटेनियस है उधर ही एवरेज हो जाए, ये पॉसिबल है कि नहीं? बहुत लोग लिख रहे हैं भाई यस, यानी कर्व पाथ पे ये पॉसिबल है कि जिधर इंस्टेंटेनियस हो उधर ही एवरेज भी हो जाए। हम स्ट्रेट लाइन का बात नहीं कर रहे हैं अस्मित, कर्व पाथ पे पार्टिकल चले और कोई ऐसा पॉइंट पर पहुंच जाए जिसमें जिधर इंस्टेंटेनियस हो उधर ही एवरेज भी हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? स्ट्रेट लाइन का तो मैं बात ही अभी नहीं कर रहा हूं, कर्व पाथ पे भी पॉसिबल है। तो चलो देखो कैसे, हाँ ये पॉसिबल है। कैसे? अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो देखो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया टेंजेंट, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हो। और एवरेज का अगर बात हो तो ए से पी को मिलाएंगे, देख लो तो ये दोनों पैरेलल हो गया कि नहीं? यानी जिधर एवरेज है उधर ही इंस्टेंटेनियस है। क्या बोलो? तो ये पॉसिबल है, यानी कर्व पाथ में भी पॉसिबल है। अब चलो, जैसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कोई पार्टिकल, पॉइंट ए पर है, जा रहा आगे की ओर, मान लो बी पर पहुंचा, तो इंस्टेंटेनियस तो इधर है ही। एवरेज के लिए इनिशियल फाइनल पॉइंट मिलाएंगे, इधर ही हो गया, दोनों सेम में हो गया कि नहीं? लेकिन अगला क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं सोच के जवाब देना। जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है तो क्या यह हमेशा सही है कि जिधर इंस्टेंटेनियस होगा उधर ही एवरेज होगा? जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है तो क्या यह हमेशा पॉसिबल है कि जिधर इंस्टेंटेनियस हो उधर ही एवरेज हो? चलो थोड़ा सोच के बतलाओ, क्या ये हमेशा होगा, ऑलवेज, या कभी कभी? चलिए सब लोग बोल रहे हैं ये हमेशा होगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरह से आपको जो है ना परेशान कर दिया जाता है। ध्यान सुने, अगर कहा जाए ना कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है तो केवल आगे ही जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे देखो हम जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, चलो अभी भी आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पाथ हुआ कि नहीं? हम जा रहे हैं और आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ही ना हुआ। यानी कि अगर मान लो कोई पार्टिकल ए से चला गया बी तक और लौट के आया सी पर और लौट के जा रहा है, कोई पूछे इंस्टेंटेनियस किधर होगा तो इंस्टेंटेनियस तो इधर हो गया वेस्ट में, मान लो इधर को हम ईस्ट बोल रहे हैं, इधर वेस्ट में। एवरेज किधर होगा तो ए से सी मिलाएंगे तो एवरेज इधर हो गया, इंस्टेंटेनियस इधर हो गया। तो देखो स्ट्रेट लाइन पाथ पे भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस अलग अलग हो सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल हो सकता है। हाँ, कोई ये कह दे कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, लौटने वाला व्यवस्था नहीं है, तब इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम होगा। तो उम्मीद है इस बात को भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है और हमेशा आगे की ओर ही जा रहा है, फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वो लौट नहीं रहा हो, तब इंस्टेंटेनियस
और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। लेकिन केवल कोई कह दे आपसे ना कि स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है, क्या इंस्टेंटेनियस और एवरेज का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा, तो बोलेंगे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए बताइए, अब तो बात समझ गए। जो बात सिखाए इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप जो है आपको बात जो सिखाने जा रहे हैं वो है स्पीड। इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड को द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक ना। स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बाय टाइम। जाहिर है डिस्टेंस जब स्केलर है तो स्पीड भी क्या होगा, स्केलर होगा, स्केलर क्वांटिटी है ना। अब जो है स्पीड को भी आप दो पार्ट में बांट करके पढ़ सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड का जब बात होगा ना तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक ना। एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस, इसमें डिस्प्लेसमेंट ना देख करके डिस्टेंस देखते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड में वही जो अभी डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का बात नहीं किए थे, तो आप जान ही रहे हैं कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट में पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, तो डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है जब हम लोग वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं। इसीलिए याद रखना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ना और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, दोनों में मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अंतर नहीं है। यानी आप ये बोलेंगे कि इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि जो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे तो वहां डायरेक्शन भी बोलते थे, बस केवल अगर मैग्नीट्यूड बोला जाए तब वो हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी याद रखेंगे मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। क्या कोई इसमें प्रॉब्लम है, थोड़ा बतलाइए। यहाँ तक समझ गए। इंस्टेंटेनियस स्पीड मापना हो तो वही वेलोसिटी जैसे मापते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले कोई अंतर नहीं है। तो ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना हो तो क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना हो तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस बोले चाहे वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोले, जाहिर है उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम लोग ये भी बोल देते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ स्टेटमेंट मिलेगा कि स्पीड कुछ और नहीं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही बोलते हैं, यानी इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए आगे जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है इसी में, वो है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का डिफिनीशन वगैरह तो आप जानते हैं, लेकिन आप एक्सेलरेशन को बहुत कम समझते हैं, उसमें आपको बहुत सारा दिक्कत होता है। इसलिए आज उस टॉपिक को हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अगले क्लास में मैं आपको एक्सेलरेशन को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत कुछ सीखना है। और तब हम लोग आएंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सा मुझे फार्मूला है, किस टाइप का प्रॉब्लम है, उस पर बात करेंगे। तो आज जो है ना हम लोग इतना ही सीखेंगे।
उम्मीद है आज आप लोगों को क्लास में सब कुछ समझ में आया है। आज से इनडायरेक्टली आप समझिए कि आपका फिजिक्स का जो कंटेंट था, जो टॉपिक था, वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए यशस्वी अभिनव बोल रहे हैं बहुत मज़ा आया आज के क्लास में। चलिए थैंक यू वेरी मच। चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।